हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जैक द्वारा जारी मॉडल सैंपल पेपर क्लास 10 इकोनॉमिक्स का जो आपको दिया गया है उसके बारे में यहाँ हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं जैक द्वारा जारी मॉडल सैंपल पेपर। जैक द्वारा जारी बोर्ड सैंपल पेपर को इस बार इकोनॉमिक्स में 5 भागों में विभक्त किया गया है, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला 9 क्वेश्चन जो होगा वह 1-1 नंबर का होगा, जो 2 भागों में विभक्त किया गया है। 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर का जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन जो होंगे वह कोष्टक अर्थात रिक्त स्थान को भरने वाला होगा। फिर आपका जो होगा 2-2 नंबर का क्वेश्चन 2 होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आप आइए इसका प्रश्नोत्तर करते हैं जो जैक द्वारा जारी बोर्ड सैंपल पेपर है। पहला क्वेश्चन है आपका जो 1 नंबर का है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुई है वह 1 जनवरी 1995 का हुआ। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहले कितने जिलों में लागू किया गया, तो इसका उत्तर होगा 200 जिला में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो सबसे पहले 200 जिलों में स्टार्ट किया गया था, बाद में इसे 600 जिलों में कर दिया गया। तो इसका उत्तर आपका सी होगा, 200 जिला। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? तो रोजगार के परिस्थितियों के आधार पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह 2 भागों में बांटा जाता है, या 2 क्षेत्रक इसके हैं। पहला संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी 1991 ईस्वी में, क्योंकि नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था की नई दिशा प्रदान किया था। इसी समय हमारा उदारीकरण और वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी 1991 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50 से 60%। अर्थात जीडीपी में 2003 में तृतीयक क्षेत्रक का जो हिस्सेदारी है वह 50 से 60% है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण जो जीवन स्तर में सुधार का जो सहायता हुआ वो किसी न किसी रूप से सभी लोगों को पहुंचाया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए, सभी लोगों को। अगला भाग जो है वह रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यह 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो 1-1 नंबर का आपको यहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। 43 नंबर है, क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। किस क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो संगठित क्षेत्रक का लोगों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा संगठित क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के देशों की पहल पर शुरू हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वह विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। इसका यहाँ आंसर होगा आपका विकसित देश। 45 क्वेश्चन है आपका, तृतीय क्षेत्रक को भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्रक। अगला तीसरा भाग जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 2 अंक के होंगे, जिसको 40 शब्दों में उत्तर आपको देना है। जैसे 46 नंबर जो क्वेश्चन आपका, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, बैंकों में अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अर्थात जिनके पास अधिक मुद्रा होती है वे लोग अपनी मुद्रा को बैंकों में जमा करते हैं। वे मुद्रा को इस आशय में जमा करते हैं कि जरूरत के समय मुद्रा निकाल सके। बैंकों में इस जमा राशि को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहते हैं। इसी भाग में दूसरा जो क्वेश्चन है वह है सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है।
तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्रक प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक से भिन्न है। इस क्षेत्रक में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता है, अपितु इस क्षेत्रक में उत्पादन प्रक्रिया को सिर्फ मदद मिलता है। इस क्षेत्रक में के उदाहरण हैं परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, बीमा आदि। यह क्षेत्रक दोनों क्षेत्रकों को सेवा प्रदान करता है, अतः इस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला चौथा भाग जो होगा वह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो 4 अंक का होगा। इसको 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में आपको एक ही का उत्तर यहाँ पे देना है। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य पर लगे होते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में तो दिखाई देता है कि लोग कार्य कर रहे हैं, परंतु वह व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता। इस स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसे हम अल्प बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। जहां 5 लोगों की आवश्यकता है वहां 7 लोग लगे होते हैं, अर्थात आवश्यकता से अधिक लोग कार्य पर लगे होते हैं। अगर इन 7 लोगों में से 2 लोगों को हटा दिया जाए, अर्थात 7 - 2 = 5। अगर 5 लोगों को से ही काम इससे किया जाए तो इससे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः यहाँ 2 लोगों को हम छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कह सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि कृषि कार्य में लगे लोगों को मौसम के आधार पर जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय रोजगार प्राप्त होता है, बाकी समय रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अतः इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात मौसम के आधार पर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और बाकी समय वह बेकार बैठे होते हैं, तो इस परिस्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब हम लोग इसी चौथा भाग में जो आपका अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से इसका देंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उत्तर में लिखेंगे, बैंक कुछ कर्जदारों को निम्नलिखित कारणों से कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहला, बैंक उन कर्जदारों को कर्ज नहीं देते जो बैंक के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। दूसरा, बैंक उन कर्जदारों को कर्ज नहीं देते जो नौकरी तथा जमीन संबंधी कागजात नहीं उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, बैंक उनको कर्ज नहीं देते जो पहले से कर्ज लिया हो और चुकता नहीं कर रहा हो। चौथा, बैंक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कर्ज नहीं देती है। 5वां नंबर, बैंक पागल लोगों को कर्ज नहीं देती है। 6ठा नंबर, बैंक उन कर्जदारों को कर्ज नहीं देती जिनका बैंक के साथ अच्छा व्यवहार न हो। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। इन 2 क्वेश्चनों में आपका एक ही उत्तर आपको देना होगा। हमने यहाँ दोनों को दे दिया। अगला 5वां भाग में भी आपको 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों में एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना होगा। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 5 अंक का होगा, जो 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर होगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। भारत सरकार ने अभी लगभग 625 जिलों में काम के अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है, जिसे मनरेगा कहते हैं। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा को 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना सबसे पहले 2006 में 200 जिलों में लागू किया गया था, फिर इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यह योजना गरीब परिवारों तथा उन सभी श्रमिकों को रोजगार देगा जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो श्रमिकों को रोजगारी भत्ता दी जाएगी।
इसमें उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी 5वें भाग में जो अथवा में क्वेश्चन है, अब उसका उत्तर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उत्तर में लिखेंगे, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। व्यापार का अवसर, यह उत्पादकों को अपने देश से बाहर के बाजारों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं देने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव का अवसर, इस प्रक्रिया के कारण देश के अंदर और देश के बाहर हुए वस्तुओं एवं सेवाओं में चुनाव का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत, दो दूरस्थ देशों के बाजारों में समान वस्तुओं की कीमतें समान होती है। प्रतियोगी भावना, वैश्विक बाजार में दो देशों के उत्पादक एवं दूसरे से निकट प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुणवत्ता को वरीयता, एकल बाजार होने के कारण विभिन्न प्रकार के सामानों के बीच गुणवत्ता को वरीयता दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप देंगे, अर्थात विदेशी व्यापार और विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में इस प्रकार से मदद करता है। तो आज के वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए हम लिंक यहाँ पे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ पे जा कर के सारे पढ़ाई अपने चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं।